फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की ओर से कुछ ही दिनों बाद 2024 के आम चुनावों से पहले मौजूदा सरकार का आखिरी फुल बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से आम हो या खास सभी को काफी उम्मीदें हैं। हम एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमईज की आने वाले बजट से एक्सपेक्टेशंस का जायजा लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजीव चावला, चेयरमैन आईएम एसएमई ऑफ इंडिया, डॉक्टर एचपी कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पावर टू एसएमई, फॉर्मर सीएमडी एनएसआईसी, और साथ ही मौजूद हैं डीपी गोयल, को चेयर एमएसएमई कमेटी पीएचडी सीसीआई। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। आइए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। डॉक्टर कुमार, आपके पास हम पहले आएंगे। डॉक्टर कुमार, जहां तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसकी बात है, उसमें एमएसएमई की खास भूमिका रहने वाली है। ऐसे में स्मॉल बिजनेसेस जो देश भर में अलग अलग क्लस्टर्स में बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उन्हें आने वाले बजट से कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? आपका क्या मानना है? देखिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है वो बहुत ही अच्छा टारगेट है और अचीवेबल है। पर इसमें सबसे बड़ा काम जो गवर्नमेंट को करना होगा वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ ध्यान देना। इसके लिए डिफरेंट क्लस्टर्स में एक इकोसिस्टम तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें नए एमएसएमईज को क्रिएट किया जा सके, नए एमएसएमईज की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाया जा सके। इस समय हमारे देश में जितनी भी एमएसएमईज काम कर रही हैं वो केवल 16% मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का है। अगर हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 16% से 25% तक ले जाना होगा, जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर भी किया है और टारगेट भी रखा है। इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में क्लस्टर्स में नई इकाइयां लगाने की आवश्यकता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। हम जानते हैं कि देश में सारी जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उसकी 99% एमएसएमईज हैं और 95% उसमें माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति को देखते हुए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो, इसके लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस को अधिक से अधिक संख्या में पूरे देश में लगाने की जरूरत है। गोयल साहब, आप मानते हैं एमएसएमईज के लिए क्रेडिट फ्लो को एक्सेलरेट करना जरूरी है ताकि वो नए मौकों के लिए कदम बढ़ा सकें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज की क्रेडिट फ्लो की है। वर्किंग कैपिटल की बहुत बड़ी समस्या है और वर्किंग कैपिटल का जो समाधान है वो 2-3 तरीके से हो सकता है। पहला है लोन फ्रॉम द बैंक। जब बैंक हमें लोन देता है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ कोलेटरल and on the basis of the balance sheet of the micro and small enterprises which are never in a good shape। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बैंक से लोन लेना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा इशू आता है रियलाइजेशन ऑफ मनी फ्रॉम दी कस्टमर्स। इसके लिए जो एमएसएमई एफसी का एक्ट बना था उसमें कुछ चेंजेस की और अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। पहला तो ये है कि 90 दिन के अंदर जब पेमेंट नहीं आता है तो एमएसएमई एफसी विल कॉल बोथ द पार्टीज, दे विल सिट अक्रॉस द टेबल एंड ट्राई टू फाइंड आउट ए सोल्यूशन। तो हमारा एक छोटा सा सेशन ये है कि अगर एमएसएमई एफसी को एक पावर्स दे दी जाए कि अगर कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है तो या तो उसका बैंक अकाउंट या उसका जीएसटी अकाउंट को ब्लॉक करने की सुविधा एमएसएमई एफसी के पास अगर होगी तो कस्टमर विल बी कंपेल्ड टू सेटल द इशू विद द सप्लायर। तो ये 3 साल की जो लिमिट है ये ख़त्म कर दी जाए और ख़त्म करने के बाद में ये जो अनलिमिटेड पीरियड आ जाएगा उसमें कस्टमर को ये रहेगा कि वो कभी भी उससे ये पैसा रिकवर एमएसएमई कर सकती है। हमारा कहना ये है कि इसको टर्नओवर क्राइटेरिया या तो रखा ही ना जाए, और अगर रखा जाए तो माइक्रो की लिमिट 10 करोड़ और स्मॉल की 250 करोड़ और मीडियम की 500 करोड़। अगर ये लिमिट रखी जाती है तो हम एमएसएमई एफसी के थ्रू पैसा रिकवर करने में हमें माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री को बहुत आसानी होगी। तो ये लिमिट जो है वो रिवाइज की जाए। राजीव जी, क्या आप मानते हैं कि एमएसएमईज के लिए जरूरी है कि जो मौजूदा इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनका अपग्रेडेशन हो, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाए, साथ ही नए इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप करने पर फोकस हो? आप कैसे इसको समझाते हैं? नमस्कार। जैसे कि अभी मुझसे पहले स्पीकर डॉक्टर एचपी कुमार जी ने बोला कि भारत को अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट जल्दी पूरा करना है तो मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज का योगदान 16% से 25% तक लाना होगा।
और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वेरी क्रिटिकल रोल। तो 95% जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, चूंकि उनके पास फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं मिलता है उन्हें, बिकॉज नॉन कंफॉर्मिंग एरिया में है, और पोल्यूशन का सीटीओ उन्हें नहीं मिल पाता, इन दो खामियों की वजह से उन्हें बैंकों के क्रेडिट की सुविधा नहीं मिल पाती। और चाह कर भी आज उनमें पोटेंशियल है, क्षमता है, उसके बावजूद वो देश की इकोनॉमी में अपना पूरा योगदान नहीं दे पा रहे। तो मेरा पहली सजेशन और सुझाव ये होगा कि जो वर्तमान एमएसएमईज हैं, एटलीस्ट जो ग्रीन कैटेगरी के एमएसएमईज हैं, उनके पोल्यूशन के सीटीओ से और फैक्ट्री के लाइसेंस से कंफॉर्मिंग एरिया या सीएलयू को मुक्त कर दिया जाए और उन्हें यथास्थिति में उनका मूल्यांकन करके, उनका सर्वे करके उन्हें फैक्ट्री लाइसेंसेस दिए जाएं, और यदि वो ग्रीन कैटेगरी हैं, नॉन पोल्यूटिंग हैं, तो उन्हें पोल्यूशन सीटीओ दिए जाएं। ये दो चीजें करने से ही देश के वर्तमान, कोई नई चीज नहीं करनी पड़ेगी, वर्तमान मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज ही सडनली 1 वर्ष के भीतर भारत में अपने योगदान को दुगना कर देंगी। केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों को इंसेंटिवाइज करने के लिए कोई ऐसी स्कीम बनाए कि प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर कोई भी अगर एसएमईज के लिए इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करता है, तो उनमें केंद्र सरकार उनमें अपने क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत या कोई विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत उन्हें कुछ सब्सिडी दे या उन्हें एक योगदान दे। तो इससे होगा ये कि आगे आने वाले समय में हम फूड क्लस्टर, टेक्सटाइल क्लस्टर, गारमेंट क्लस्टर, फार्मा क्लस्टर, ऑटो कंपोनेंट क्लस्टर, इस तरह से हम स्पेशलाइज्ड जोन्स पूरे देश में और अधिक बना पाएंगे। डॉक्टर कुमार, एमएसएमईज को ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनाने के लिए किस तरह के स्टेप्स लेने होंगे? एमएसएमईज को पूरे देश में एक्सपोजर की जरूरत है, मार्केट एक्सेस के लिए। हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, वो भी जरूरी है बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, पर देश में जो इन्फ्लक्स हो रहा है इंपोर्ट्स के माध्यम से डिफरेंट कंट्रीज से और ह्यूज क्वांटिटी में हो रहा है, उसको जब तक हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे थ्रू एमएसएमईज हायर प्रोडक्शन और उसके माध्यम से हम उनकी प्रोडक्शन की वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो उनका पार्टिसिपेशन वैल्यू चेन में उतना ही रहेगा जितना ऑलरेडी थोड़ा बहुत इनहांस हो रहा है। अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट में एमएसएमईज की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और ऑर्डिनेंस जो पहले बोर्ड थे, ऑर्डिनेंस डिपोज थे, उनको कॉर्पोरेटाइज किया गया। अब उन कॉर्पोरेटाइज्ड ऑर्डिनेंस डिपोज से डिफेंस प्रोक्योरमेंट में कैसे एमएसएमईज को अधिक से अधिक मात्रा में शामिल किया जाए, इसके लिए एमएसएमईज को पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट्स, कौन से कंपोनेंट्स डिफेंस के लिए आवश्यकता है जो कि बड़ी कंपनीज खरीद रही हैं, चाहे वो ऑफसेट के माध्यम से हो, चाहे वो डायरेक्ट सप्लाई के माध्यम से हो। तो ये एक्सपोजर तभी होगा जब अधिक से अधिक वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, डिस्प्ले हो, आवश्यकता बताई जाए, बाइंग डिपार्टमेंट्स, एमएसएमईज को ये मौका दिया जाए कि वो उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करें, चाहे वो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए हो बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए हो। इसमें एक इशू और आता है, वो है क्वालिटी सर्टिफिकेशन का। 1 करोड़ एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस क्रिएट करने में कोई बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो है 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट और 5 लाख करोड़ रुपए की बैंक फंडिंग 5 साल के अंदर, ये तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, जिससे कि उनका कंट्रीब्यूशन हर एक सेक्टर में, हर एक क्लस्टर में और हर एक प्रोडक्ट्स में काफी हद तक बढ़ जाएगा और इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। तो बजट में इन चीजों की तरफ मेरे हिसाब से ध्यान देने की आवश्यकता है। गोयल साहब, एमएसएमईज के लिए कई तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स मौजूद हैं, पर उन्हें अवेल करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। लेकिन उद्यमियों का बड़ा हिस्सा फॉर्मल सिस्टम से बाहर है, इसे कैसे एड्रेस करना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे राजीव चावला जी ने कहा था कि अनकन्फर्म्ड एरियाज में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं है, उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। तो अगर उन इंडस्ट्रीज को रेगुलराइज किया जाए या उनको बढ़ावा दिया जाए तो हमारे को बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज की ग्रोथ काफ़ी हो सकती है। दूसरा इशू ये आ जाता है कि अवेयरनेस, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं
उसकी अवेयरनेस इन दी माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज बहुत ही कम है, मैं समझता हूँ ना के बराबर है। तो जितनी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, मान लीजिए एमएसएमई डिपार्टमेंट है या और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, बैंक्स हैं, ये माइक्रो इंडस्ट्रीज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इनके अपने ऑफिसेज में हैं, और इनके ऑफिसेज में अगर कोई आदमी जाता है, कोई इंफॉर्मेशन लेता है, तो बहुत मुश्किल होता है उससे इंफॉर्मेशन ले पाना या उसको इम्प्लीमेंट करवाना। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इसके तहत हमारे हाउसिंग सेक्टर को जो कैपिटल गेन टैक्स है, अगर उससे हाउसिंग में हम उसको लगाते हैं उस पैसे को, तो हमें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से अपना घर बेच करके या अपना दुकान बेच के या अपना इंडस्ट्री बेच के कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और वो पैसा वहाँ लगाना चाहते हैं, तो जो कैपिटल गेन होता है उसमें हमें 20% टैक्स देना पड़ता है इफ इट इज़ मोर देन 3 years, और 30% टैक्स देना पड़ता है इफ इट इज़ लेस देन 3 years अगर कैपिटल गेन हुआ। तो अगर ये इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, मोटिवेट करना है और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बढ़ानी है, तो इनकम टैक्स एक्ट में ये एक एडिशन होना बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल गेन टैक्स इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना लगाया जाए। राजीव जी, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि फॉर्मलाइजेशन से यूनिट्स को ना केवल गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स मिल पाएंगे, साथ ही जेम ट्रेड्स जैसे जो प्लेटफॉर्म है उससे भी वो आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। वहीं जहां तक सिडबी के उद्यम असिस्ट प्रोग्राम की बात है, इस पर आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है, जिस तरह से दरअसल ये इनफॉर्मल यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन पर काम करेगा? सौरभ जी, ऐसा आज की डेट अगर हम आज का आंकड़ा लें तो खुशी की बात यह है कि आज 25% एमएसएमई सेक्टर अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन करा चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है। 2020 में आज से करीब 2.5 वर्ष पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार किया गया था, और 2.5 वर्ष के अंदर आज 25% एमएसएमईज अपना रजिस्ट्रेशन उद्यम पोर्टल पे करा चुकी हैं। और मुझे लगता है कि डिजिटल भारत, एक नए उभरते भारत की एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हर एमएसएमई डीएफओ के लिए एक बजट है पूरे कंट्री में, और वो एसोसिएशंस के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को करते हैं। उसी तरह क्यूसीआई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जेड प्रोग्राम, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रोग्राम, एसोसिएशंस के साथ मिलकर पूरे देश में कर ही रहा है। तो एक ओवरऑल एक अवेयरनेस बढ़ रही है। तो मैं इस बजट से ये आशा करता हूं कि सरकार इस तरह के डिजिटल प्रमोशन प्रोग्राम्स और सभी इंस्टीट्यूशंस इसका हिस्सा बने, उसके लिए जरूर इंस्टीट्यूशंस को एक बजट दे, एक डायरेक्शन दे कि वो इसके तहत ग्रास रूट पर एमएसएमई सेक्टर तक पहुंचे। डॉक्टर कुमार, इसके अलावा बजट से और किस तरह की आपकी उम्मीदें हैं? वहीं जो माइक्रो यूनिट्स बड़ी संख्या में जो रोजगार के मौके देते हैं, उन्हें भी फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स के मोर्चे पर कैसे सपोर्ट करना होगा, और बजट से कैसे उसको दिशा मिल सकती है? आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक बहुत आवश्यकता है। हमें 15% से 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट है हमारे लिए। हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है बहुत लोगों के लिए पूरे देश में, और वो भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे देश के लिए। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं अगर हम स्किल की तरफ ध्यान देके और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को और ज्यादा फोकस करें। हम नई स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को क्रिएट करने के लिए एक इकोसिस्टम बनाएं, और वो इकोसिस्टम जब मैं कहता हूं तो उसमें 2-3 आवश्यकताएं हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट के माध्यम से एड्रेस कर सकती है। एक तो यह है कि 3 साल तक कोई भी नई एंटरप्राइज लगे, उसको 3 साल तक आप कोई रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंसेस, डॉक्यूमेंटेशन करने से छूट दे दीजिए 3 साल के लिए। और इसके अलावा 3 साल तक आप उसको टैक्स का बेनिफिट दे दीजिए, और एक प्रोग्राम चलाएं जिसमें मुद्रा लोन के माध्यम से या बैंकों को एक विशेष प्रोग्राम के माध्यम से उनको हम 10 लाख रुपए तक का लोन भी सुविधा करा सकें, और उनको लिंक करें कि जिसने भी एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ली है, ये 3 महीने की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोई ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं है। अगर उसको ये फैसिलिटी मिल जाए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर उसको 3 साल के लिए कंप्लायंसेस से
डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट से, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन से मुक्ति दे दी और 3 साल तक टैक्स का बेनिफिट मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि देश में एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का रिवोल्यूशन आएगा। ये जो एक छोटे छोटे इंटरवेंशंस हैं जिससे हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, स्किल इंप्रूव कर सकते हैं, तो इन सबको एड्रेस करने के लिए नेचुरली बजट की तरफ ही हम देखते हैं। तो मेरा सबमिशन है। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं एमएसएमईज के आने वाले बजट से उम्मीदों पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गोयल साहब, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है रैम्प, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, इस पर क्या लेटेस्ट है? एमएसएमईज को कैसे सपोर्ट इससे मिल पा रहा है? सर, वर्ल्ड बैंक की जितनी स्कीम्स आई हैं दे आर ऑल गुड, बट सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो एमएसएमई की जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो डे टू डे प्रॉब्लम है, जो वर्किंग प्रॉब्लम है, जब तक वो एड्रेस नहीं होती हैं तो किसी भी स्कीम का फायदा कोई भी एमएसएमई वाला ले नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब जो वर्किंग कैपिटल की जो समस्या आती है वो बहुत ज़्यादा क्यों आती है? एक तो चेक बाउंसिंग की जो स्कीम आती है, चेक जब बाउंस हो जाता है तो उसकी रिकवरी के लिए हमें कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, और कोर्ट से पैसा लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। अगर ये वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, एक पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, हम कितनी भी अच्छी अच्छी स्कीम वर्ल्ड बैंक से ले आए, कहीं से भी ले आए, हम स्कीम ले आते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, लेकिन एक ब्लैंकेट बैन इशू हो जाता है कि 3 महीने के लिए पूरे एरिया में पॉल्यूशन कंट्रोल का बैन आ गया। यू कैन नॉट रन द जनरेटर, यू कैन नॉट स्टार्ट योर इंडस्ट्री विच इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ ए पोल्यूशन। तो ब्लैंकेट बैन इशू करने के बदले इट शुड बी ऑन द स्पेसिफिक बेसिस। जितनी भी वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, दे विल ऑल बी इम्प्लीमेंटेड। उन सब का हम सबको फायदा होगा अगर हम ब्लैंकेट बैन के बदले स्पेसिफिक बैन उस पर लगाएं। राइट। तो मेरा मानना यह है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। हमारे लोगों के अंदर एंथ्यू बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी बहुत है, कैपेबिलिटी बहुत है। सिर्फ हम चाहते हैं कि हमें काम करने का मौका दिया जाए। राजीव जी, कंप्लायंसेस की जहां तक बात है, जिसका जिक्र भी हो रहा है, उसमें कैसे रिलैक्सेशन की आप उम्मीद कर रहे हैं ताकि एक एंटरप्रेन्योर अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर सके? पहले तो मैं टोटली एग्री करता हूँ इससे पहले सभी स्पीकर्स से कि कंप्लायंसेस के लिए सरकार को कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ राज्य सरकारों ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया भी है कि नए एमएसएमईज जो अभी आ रहे हैं उन्हें पहले 2 या 3 वर्ष के लिए कुछ कंप्लायंसेस से मुक्त रखा गया है। तो जो नेशनल एमएसएमई पॉलिसी सरकार बनाने की सोच रही है, उसी में ये क्लियर होना चाहिए कि जितने भी नए एमएसएमईज आते हैं उन्हें सिवाय टैक्स कंप्लायंसेस के बाकी जो नॉन टैक्स कंप्लायंसेस हैं उससे उन्हें मुक्त रखा जाए पहले 3 वर्ष के लिए। और इससे एक अद्भुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नए एंट्रेंट्स के लिए होगा। दूसरी चीज, बहुत सारे एक्ट्स को पिछले दिनों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्कीम के तहत डीक्रिमिनलाइज भी किया गया है और एक पहल की गई है। हर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज स्टेट लेवल एक ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल्स पर काम कर रही है। उसे और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। 2-3 चीजें मैं रिपीट करता हूं कि फैक्ट्री लाइसेंसेस को और सीटीओ को ये बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल से यदि सरकार मुक्त कर देती है तो एग्जिस्टिंग लाखों मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज को एकदम से आगे तेजी से बढ़ने का मौका मिलेगा। एक तरह से नई इन्वेस्टमेंट एमएसएमईज करें तो उसके लिए उन्हें एक इंसेंटिव मिलता था, इंटरेस्ट में 2% का सबवेंशन, तो वो समाप्त हो गया था मार्च 2020 में। तो मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से उस स्कीम को के लिए बजट दिया जाए। और दूसरी है जिसे हम कहते हैं CLCSS स्कीम, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, ताकि हम नए जो टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू टेक्नोलॉजी जिसके लिए 15% सरकार सब्सिडी देती थी, जो बहुत समय से जिसके लिए बजट नहीं है और वो पिछले 3 वर्ष से वो स्कीम बंद पड़ी है,
तो मैं चाहता हूं कि फिर से एक बार क्योंकि अगर हमें विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनानी है, हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है और एमएसएमईज का योगदान भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में लेके आना है, तो हमें उन्हें टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा सब्सिडी देनी चाहिए और CLCSS स्कीम के लिए जरूर बजट सरकार अनाउंस करे। डॉक्टर कुमार, लास्ट वर्ड आपकी तरफ से। आप इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS पर क्या शेयर करना चाहेंगे? इसको मार्च 23 तक जिस तरह से एक्सटेंड किया गया था, ये स्कीम एक्चुअली बहुत ही यूजफुल रही कोविड के टाइम पे हमारी MSME सेक्टर को एक तरह का सपोर्ट करने में, और उनको हेल्प की इस स्कीम ने कि वो जो डिस्ट्रेस कंडीशन में आ गई थी यूनिट्स डिफरेंट रीजंस की वजह से, वो उसको सरवाइव कर सके। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का योगदान बहुत अच्छा है, परंतु मैं राजीव चावला जी ने एक इशू रेज किया था, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। वो बहुत आवश्यक है एक्चुअली। मैं फुल्ली एग्री करता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बगैर भी एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जो आप बात करते हैं MSME सेक्टर के थ्रू और एक्सपेंशन MSME सेक्टर का, वो नहीं हो सकता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि इस बजट से एड्रेस किया जा सकता है। तो मेरा आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो 31 मार्च 2023 को टाइम खत्म हो रहा है नई यूनिट्स के प्रोडक्शन को शुरू करने का, एक तो बजट में इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जाए। दूसरा, इसमें कॉर्पोरेट्स के लिए तो टैक्स रिडक्शन दिया गया था 30 से 20%, परंतु जो प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जो मैक्सिमम संख्या में यूनिट्स हैं पूरे कंट्री में, उनके लिए ये अवेलेबल नहीं है, केवल रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट्स के लिए। तो ये जो बेनिफिट है कंसेशनल टैक्स का, चाहे वो कुछ समय के लिए दिया जाए, वो प्रोप्राइटरी एंड पार्टनरशिप फर्म्स के लिए भी दिया जाए, क्योंकि माइक्रो एंटरप्राइजेस अधिकतम प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप है। तो ये 2 सजेशन बजट के माध्यम से एड्रेस हो सकते हैं। SME एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। पार्टिसिपेट करने के लिए राजीव चावला, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया, डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स पावर टू SME, फॉर्मर CMD NSIC, और DP गोयल साहब को चेयर MSME कमेटी PhD CCI, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। SME एक्सप्रेस के अगले एडिशन में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।